क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 5.2। हमें इसमें टोटल जो प्रश्न है 6 सवाल हल करने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए काफ़ी आसान है इसको हल करना। ये जो पहला सवाल है ठीक, और दूसरा सवाल है, यहाँ पे गुणधर्म हमें बताने हैं। इस आकृति में जो गुणधर्म अप्लाई किए गए हैं यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। हमें आकृति देखना है 5.22 ये आकृति। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, यदि ए समांतर बी, ए जो है बी के क्या है समानांतर है, तो कोण ए बराबर कोण 5। बेहद आसान है। देखिए ये जो पहली रेखा है ए और ये दूसरी रेखा है बी, ये क्या है आपस में समांतर है यानी बराबर है, एक दूसरे के सामने तो है। ठीक है, जब ये एक दूसरे के सामने हो गई ए और बी, तो यहाँ पे शर्त है कोण ए जो है ये रहा कोण ए। देखिए यहाँ पे समझिए, ये दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक जैसे जो कोण दिखते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। देखिए ये ऊपर वाला जो कोण है ऐसे बना ये वाला, और ये ऊपर वाला जो कोण ये बना ये वाला 5 वाला, तो कोण ए बराबर कोण 5। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, देखिए ये जो रेखा है और ये है। ठीक है, देखिए ये एल और एम एक दूसरे क्या है समानांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा काटती है एल। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो कोण है ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। यही तो बात यहाँ पे कही गई है। जैसे यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं ए और बी स्पष्ट तौर पे ये क्या है एक दूसरे के समानांतर हैं। तो कोण 1 तो हमने ये माना कोण 1, देखिए यही तो है, और ये कोण 5। देखिए ये जो कोण है एक जैसे है, बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए ये जो कोण है क्या है बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही रेखा पर है, ये दोनों क्या हो गए संगत कोण हो गए। समझ में आ गया? तो यही बात है हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस प्रश्न क्रमांक पहले में जो गुणधर्म अप्लाई हुआ तो हम लिखेंगे गुणधर्म में जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे एक आपको रखना है, रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये संगत कोण 1 और 5 ये क्या है बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इसीलिए कोण 1 बराबर, ये कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। बस यही आपका गुणधर्म हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा देखिए सवाल, कोण 4 बराबर कोण 6। ठीक है, कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर है, तो ए समानांतर बी कैसे हुआ? देखिए इसको भी बेहद ये भी काफ़ी आसान है। कोण 4 ये रहा, कोण 6 ये रहा, ये दोनों क्या है आपस में बराबर, ये दोनों कोण है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है। ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर है। तो किन परिस्थितियों में बराबर होंगे? जब ए समानांतर बी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसको बोला जाता है एकांतर कोण। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं, यही तो बात यहाँ पे कही गई है। देखिए ए ये हो गया और ये हो गया बी, यानी इसका नाम एल और एम यहाँ पे रखा गया है, देखिए स्पष्ट तौर पे। अब ये एक तिर्यक रेखा काटती तो यहाँ पे जेड आकृति बनती है ये वाली, तो ये जो विपरीत जो कोण बनते हैं जेड के कोने में, ये वाला ये 50 है, देखिए ये भी 50 हो गया, यानी इसी को बोला जाता है एकांतर कोण। ठीक है, जैसे ये जेड आकृति है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये जो रेखा है और ये जो रेखा है ये समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, इसको हम बढ़ा लेंगे तो एकांतर कोण युग्म प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया? ये और ये बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। तो हम इसका गुणधर्म हम क्या लिखेंगे? यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो ए बराबर, ए जो है समानांतर होगा बी के। ठीक है, ए जो है ये दोनों बराबर होंगे, ए समानांतर होगा बी के। तो किस नियम के अनुसार, किस गुणधर्म के अनुसार? तो एकांतर कोण से। ठीक है, तो ये दोनों क्या है एकांतर कोण है, इसीलिए कोण ए जो है समानांतर होगा कोण बी के। समझ में आ गया? यानी इसी पे हमें बताना है ये दोनों समानांतर क्यों है, कि ये दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण हुए इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए समानांतर हो गए, तभी तो एक तिर्यक रेखा इसको काटेगी ऐसे। ठीक है,
समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश तो कोण ए 180 अंश तो ए समानांतर बी। देखिए यहाँ पे कोण 4 कहाँ है, ये वाला, ये रहा कोण 4, और कोण 5 कहाँ है, ये वाला। देखिए ये एक तिर्यक रेखा, देखिए ये क्या है, एक रेखा है ए और एक रेखा है बी, तो इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। जो अंदर के कोण होते हैं, अंतः कोण, ये वाले अंदर के कोण, देखिए ये बाहर कोण है, ये भी बाहर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, तो ये वाला कोण जो अंदर है और ये वाला जो कोण अंदर है, ये दोनों क्या होंगे, समपूरक होंगे, यानी 180 अंश के होंगे। ठीक है, तो 180 अंश के होंगे कब, जब ये दोनों आपस में समानांतर हो। जब समानांतर होंगे तभी तो एक तिर्यक रेखा इसको काटती है। देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट बता दिया गया है, अंतःकोण क्या होंगे, संपूरक होंगे। जैसे यहाँ पर भी देखिए एक रेखा है एल और एक है एम, इसको काटा आई ऐसे, तो ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण, इनका योग होता है 180। यहाँ पे 70 अंश है तो कितना रख दे, तो यहाँ पे हमें रखना होगा 110। ठीक, तो 110 और 70 कितने हो गए, 180 हो गए। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से कोण 4 जो है, ये वाला और ये वाला, इनका योग होता है 180। ठीक है, तो इसका हम गुणधर्म क्या लिखेंगे, तो इसका हम लिखेंगे यदि कोण 4 प्लस कोण 5 180 अंश हो तो ए समानांतर बी, तो गुणधर्म में है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतःकोण 180 अंश होता है। तिर्यक रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, 180 अंश का होता है ये दोनों। ठीक है, ये वाले, समझ में आ गया। अतः ए समानांतर बी, अतः ए समानांतर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद दूसरा नंबर सवाल क्या है, आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो गुण धर्म बताए गए हैं उसको बस पहचान कर लेना है। ठीक है, ये रहा आकृति 5.23। पहला सवाल क्या है, संगत कोणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़े। संगत कोण जैसे बिल्कुल एक समान यानी एक जैसे जो बनने वाले कोण हैं, इसमें हमें देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझना है, बेहद आसान है। पहला जो बन रहा है, एक ये देखिए एक सीधी रेखा है ए और ये बी, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है सी, तो ये ऊपर वाला देखिए एकदम बिल्कुल एक जैसा है। ये ऊपर वाला ऐसे गया, फिर ऊपर वाला ऐसे गया, यानी 4 और 8 एक जैसा है। उसके बाद ये जो देखिए कोने में जो बन रहा है ये 3, और यहाँ पर भी कोने में बन रहा है 3 और 7, बस इसी को लिख देने हैं। पहला युग्म हो गया 4 और 8, दूसरा युग्म 3 और 7। अब इसमें हम देखेंगे इस साइड तो हमने देख लिया, इस साइड देखिए ऊपर वाला 1 और ये ऊपर वाला 5, ये नीचे वाला 2 और ये नीचे वाला 6। समझ में आ गया। तो बस यही तो हमें लिखना है, काफ़ी आसान है। आइए लिखते हैं संगत कोणों के युग्म। देखिए आप बताइए कौन लिखे पहले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए ये है 4, ठीक, और ये है 8, ये दोनों क्या हैं, संगत कोण युग्म हैं। तो हमने लिख लिया कोण 4, ठीक है, कोण 8 ऐसे। इसके बाद कोण 3, ये कोने में देखिए ऐसे, और ये कोने में देखिए 3 और 7, तो कोण 3 कोण 7 हो गए। तो इस साइड का हमने तो कर लिया, तो इस साइड का हमने तो कर लिया। अब इसके बाद इस साइड का देखिए, तो ऊपर वाला 1 और ये 5, तो हम लिखेंगे कोण 1 कोण 5। नीचे वाला देखिए ये 2 और ये 6, कोण 2 कोण 6। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो गया। बुक में आंसर जो है पहले ये अगर 5 लिखा होगा या 2 लिखा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमने युग हमें लिखना है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, अंतः एकांतर कोण। अंतः मतलब अंदर वाले, ठीक है, एकांतर कोण की बात आ गई तो ये जेड आकृति इसमें देखी जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, ऐसे है तो ऐसे खींच दिया गया है, तो जेड आकृति कहाँ बनी, तो जेड आकृति बनी आपकी, यही तो बनी, ये वाली जेड आकृति ऐसे। ठीक है, तो जेड आकृति में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, फिर ठीक है, देखिए पहला तो ये बराबर, तो इसमें कौन सा बराबर होगा आपका, तो जेड आकृति में ये 3, ठीक है, और ये 5, ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अंतः एकांतर कोण, अब ये वाले आकृति भी बराबर हो जाएगी, ये वाली इसमें, ठीक है, और इसमें ये वाली,
इस जेड में, यानी 2 और ये 8। देखिए ठीक इसके अपोजिट है, ये रहा 2 और ये रहा 8। जैसे कि 3 जो है इसके अपोजिट है ये वाली रेखा। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे, अंतर एकांतर कोण में हम लिखेंगे पहले कोण 3 कोण 5। ये रहा कोण 3 और ये रहा कोण 5। ये कौन सा है, एकांतर कोण। अब इसके बाद ये कोण 2 ये वाला और ये कोण 8 ये वाला। कोण 2 और कोण 8 भी हो जाएंगे, जेड आकृति में आएंगे। तो हम लिखेंगे कोण कौन सा है, कोण 2 और कोण हमारा 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो यहाँ पे समझिए ये 2 रेखाएं हैं, इसको ये रेखा काटती है, क्या है, तिर्यक छेदी रेखा इसको बोलते हैं। तो अंतःकोण यानी अंदर वाले, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण ये क्या है, अंदर वाले कोण हैं। और उसी तरीके से इस साइड तो हमने देख लिया, तो इसी साइड से भी ये दोनों हो सकते हैं बराबर अंतःकोण। समझ में आ गया? तो ये 2 रेखाओं का तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो ये वाले कोण 3 और ये 8। अगर दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, संपूरक होता है ये और ये कोण 3 और कोण 8। और इसी तरीके से ये भी अंतःकोण है। ठीक, कोण 2 और कोण 5 इनका भी योग होता है संपूरक यानी 180। तो ये दोनों बस हमें लिख लेने हैं। ठीक है, अंतःकोण युग्म स्पष्ट कहा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे। देखिए तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने, तिर्यक छेदी रेखा एक तरफ बने कोण 3 प्लस कोण 8 कितने होते हैं, 180 अंश। ठीक है, अब उसी तरीके से कोण 2 प्लस कोण 5 कितने, 180 अंश। ठीक है, बस हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा हम व्यवस्थित कर लेते हैं। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कोण 3 और कोण 8 और इसी प्रकार कोण 2 कोण 5, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए चौथा गुणधर्म है शीर्षाभिमुख कोण। सबसे आसान यही है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण प्राप्त होते हैं, बनते हैं, वो होता है शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये आमने सामने का, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और फिर ये आमने सामने का, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाले और ये वाले, इसका आमने सामने ये और इसका आमने सामने ये। ठीक है, इसे बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे जब आप नज़र डालेंगे कौन कौन से आमने सामने हैं, यहाँ पे देखिए आकृति 5.23 में आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊपर हम देखते हैं 4 ऐसे ये काटी तो आमने सामने हो गए। 4 के आमने सामने कौन है, 2 है। 1 के सामने कौन है, 3 है। यहाँ पे 8 के इस साइड कौन है, 6 है। 5 का 7 है। तो बस यही हमें लिख देना है, बिल्कुल आसान है। आइए लिखते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण 1 कोण 3, ऐसे हम लिखेंगे कोण 1 कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण। अब उसी तरीके से कोण 4 कोण हमारा हो गया 2। ठीक है, पहले का काम ऊपर वाला। अब इसके बाद देखिए कोण 8 और ये कोण 6। उसी तरीके से कोण 5 कोण 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यही आंसर हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हुआ? देखिए इसके बाद तीसरा सवाल है संलग्न आकृति में P समानांतर Q ये रहा। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर रेखाएं हैं। तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। जो अज्ञात कोण जैसे कि E F A, ठीक है, B C D, इसको हमें ज्ञात करना है। देखिए काफ़ी सरल है। तो इस आकृति देखिए ऊपर की तरफ खींची गई है, तो हम इसको ऐसे खींच लेंगे, ऐसे। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए वही बात है, अगर इसको हम घुमा दें तो वही चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। देखिए ऐसे, ये रहा P और ये रहा Q, ये रहा P और ये रहा Q। यहाँ पे E और F, यहाँ पे E और F, यहाँ पे 125, यहाँ पे 125 है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए ये हो गया कौन सा आपका, ये हो गया A और ये हो गया C। तो ये हो गया A और ये C। ठीक है, और ये B और D और ये हो गया B और D। तो हमने ऐसे खींच लिया ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। समझ में आ गया? ये है P और ये Q। ठीक है, तो चलिए अब अज्ञात कोणों को ज्ञात कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, सबसे पहले जो दिया गया हमें कोण यहाँ पे दिया गया है 125 अंश, तो हम इसी से सबको ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए एक सीधी रेखा है, देखिए ये दो ये समानांतर रेखाएं हैं P और ये Q आपस में समानांतर एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, काट रही, देखिए नाम नहीं दिया गया है। अगर ये काट रही है तो ये जो कोण बनेगा जैसे कि ठीक एक समान दिखने वाले कोण कौन से हैं, देखिए ये वाला है, ये ठीक इसके ऊपर है ये वाला, और ये ठीक इसके ऊपर है ये वाला। ये दोनों क्या बोले जाते हैं, संगत कोण बोले जाते हैं, ठीक है, यानी एक बराबर होते हैं। इसका मतलब 125 होगा, ये भी क्या होगा, D 125 होगा। ये तो हमें आसानी से प्राप्त हो गया D, तो हम लिखेंगे इसलिए पहले नंबर पे D बराबर देखिए 125। कारण में क्या लिखेंगे, संगत कोण, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हुआ आसानी से। अब इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, तो D हमने प्राप्त कर लिया। अभी हमने देखा D का मान कितना प्राप्त हमने कर लिया, 125 हमने प्राप्त कर लिया। D 125 है, इसका मतलब B भी क्या होगा, 125 होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का, ठीक है। जैसे कि ये वाले और ये वाले आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। जैसे हमने ये सवाल में हल किया था, जो आमने सामने के थे शीर्षाभिमुख कोण ये वाले, ठीक है, ऐसे। तो वही यहाँ पे तो बात है, 125 है तो इसके आमने सामने ये रहा, ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा 125 ही, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे D बराबर B, ठीक, कितना 125 का कारण हम लिखेंगे, देखिए इसका कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, आपको कारण लिख लेना है। तीसरा लिखेंगे हम, देखिए तीसरा क्या है, देखिए अब तीसरे को समझने से पहले हम इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कौन सा कोण, हम ये कोण ज्ञात कर लेंगे। तो इसका मान कितना है, देखिए D का मान है 125, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अंतःकोण। जैसे हमने ये सवाल पहले में देखा है, कोण 4, ये रहा कोण 4, ठीक है, और ये रहा कोण 5, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, अंतःकोण है, संपूरक हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये भी तो है, यहाँ पे हमने D प्राप्त किया 125, इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों का योग होता है 180, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात लिखेंगे D प्लस F बराबर 180, ठीक है। तो D का मान तो प्राप्त है 125, F तो हमें ज्ञात करना है ये वाला, यहाँ पे 180, ठीक। तो F का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे 180 माइनस 125, 10 में से 5 गए, 5 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 17 में से 12 गए तो ये हो गए आपके 5, 55, तो ये आ गया 55 अंश। इसका मतलब F का मान भी हमारा आ गया 55 अंश, ये वाला, ठीक। तो ये हमारा फाइनली F बराबर 55 अंश। अब इसके बाद देखिए चौथा, अब कौन सा बाकी है, F भी ज्ञात कर लिया, D भी ज्ञात कर लिया, B भी ज्ञात कर लिया, अब E ज्ञात करना है। देखिए E तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, E और F क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाली ये बराबर और ये भी ये बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे F बराबर E हम लिखेंगे, F बराबर E, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया 55 अंश, तो इसलिए E बराबर 55 अंश। कारण हम क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया आपका 55 अंश शीर्षाभिमुख कोण। अब बचता है A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे एक काट रही है रेखा, तो ये जेड आकृति, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 55 होगा एकांतर कोण के अनुसार। तो पाँचवें में हम लिखेंगे, देखिए F बराबर A, ठीक है, F बराबर A एकांतर कोण, समझ में आ गया। तो F का मान कितना है, 55, F का 55 है, तो इसलिए A बराबर होगा, यहाँ पे 55 लिख लेते हैं, A बराबर 55 अंश, किस कारण, एकांतर कोण के अनुसार। तो A का मान भी मालूम चल गया 55 अंश। अब इसके बाद बचता है हमारा C। देखिए ये 55 अगर हुआ तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये भी तो 55 हो जाएगा, आमने सामने का,
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, या आप चाहे तो ऐसे भी बराबर कर सकते हैं। देखिए ये संगत कोण भी हो सकता है एफ और ये सी, ठीक है, एक तरफ के बने ये संगत कोण भी हो सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा यही होगा शीर्षाभिमुख कोण, ये 55, इसका मतलब सी भी 55। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 नंबर, यहाँ पे ए बराबर सी, ठीक है, 55 अंश। तो हम लिखेंगे कारण शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे सी बराबर 55 अंश आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 55 अंश। तो इस तरीके से देखिए हमने सभी ज्ञात कर लिए। ये हो गया 55, ये हो गया 125, ये हो गया 55, ये भी 55, ये 125 और ये 55 अंश, ठीक। तो इस तरीके से आपको हल कर लेने हैं सभी सवाल। समझ में आ गया, काफ़ी आसान है, इसको समझना। देखिए अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक चौथा। यहाँ पे L समानांतर बी एम, ठीक है, L समानांतर M है। तो निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ये x का मान ज्ञात करना है। देखिए बेहद आसान है समझना। ये कोण जो है कितना मान है 110 अंश, ठीक है, 110 डिग्री है ये कोण। तो ये आमने सामने के तो बराबर हो जाएंगे। अगर हमने इसको मान लिया P, अगर P मान लिया या Z मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो ये भी क्या होगा 110 होगा, ये 110 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे अंतःकोण, यानी 110 प्लस x मिलके बनाते हैं 180। समझ में आ गया। तो 180 में से 110 को घटा देंगे, बस x का मान निकल जाएगा। बेहद आसान हो गए। तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे, इसको हमने मान लिया पहले P, इसको P मान लिया, तो हम लिखेंगे P जो है ऐसे, P बराबर 110 अंश, ठीक। तो ये हो गया 110 अंश। तो इसका क्या नाम है, तो इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। दो रेखाएं काटती हैं तो आमने सामने के ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। तो P भी क्या हो गया 110 हो गया। जब P 110 हो गया तो ये वाला और ये वाला, इसे बोला जाता है अंतःकोण, इसका मान होता है 180। तो हम इसको वैसे लिखेंगे, देखिए P प्लस एक्स, ठीक है, बराबर 180 अंश। तो हम लिखेंगे अंतःकोण, ठीक। अब x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखिए P का मान कितना है, P का मान तो हमने ज्ञात कर लिया 110 है, यहाँ पे ये भी 110 है। तो यहाँ पे 110 प्लस x बराबर में 180 अंश, ठीक। तो x हम ज्ञात करेंगे, प्लस में है तो ये संख्या जाएगी उस तरफ, ये माइनस में हो जाएगी। 180 माइनस 110, 180 में से 110 घटे तो ये आपका आ गया 70 अंश। कितना आ गया 70 अंश। इसलिए x का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पे 70 अंश। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल तो सबसे आसान हो गया। कैसे, यहाँ पे देखिए दो रेखाएं हैं A और B आपस में समानांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेखाएं हैं L और M आपस में समानांतर हैं, तो ये जो कोण बन रहा है इस पे, ये क्या है 100 अंश का है। और ये भी जो बनेगा ये क्या है, ये भी बिल्कुल सेम बनेगा, समान बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के हैं संगत कोण, एक जैसे दिखने वाले कोण। इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे संगत कोण। तो सीधे तौर पे हम लिखेंगे x का वैल्यू हो जाएगा 100 अंश। यहाँ भी 100 है, इसका मतलब ये भी 100 होगा। कारण में हम लिखेंगे संगत कोण, ठीक है। बस आंसर हो गया, दोनों हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल क्या है। दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समानांतर हैं, ठीक है। यहाँ पे कोण दिए गए हैं। यदि कोण ABC 70 अंश हो, ABC ये रहा 70 अंश हो, तो हमें ज्ञात करना है DGC, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रेखा है, यानी ये जो है A और B और ये D और G, ये क्या है आपस में समानांतर हैं, ठीक है। ये क्या है आपस में समानांतर हैं। और इस समानांतर रेखा को एक रेखा काट रही है। देखिए इसको बढ़ा दे थोड़ा सा, इसको, ये रेखा काट रही है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है BC, B और C, ये काट रही है। जब ये काट रही है दो समानांतर रेखाएं, तो ये देखिए ये जो कोण है ये बना, ठीक, और ये जो कोण बना, ये क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। किस नियम के अनुसार, संगत कोण के अनुसार,
ठीक है, जब दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जो नीचे की तरफ जो कोण बनते हैं, ऐसे अगर आप घुमा कर देखें तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे संगत कोण के अनुसार। समझ में आ गया? इसका हम क्या लिखेंगे? तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ ए बी समानांतर डी जी, ए बी ये डी जी आपस में समानांतर है, और एक रेखा है बी सी, ये बी सी तिर्यक रेखा, इसको बढ़ा दे, ये बी सी तिर्यक रेखा है, ये दोनों को काट रही है। ठीक है, तो इसलिए कोण ए बी सी ये वाला कोण बराबर होंगे कोण डी जी सी। ठीक है, डी जी सी, इसलिए ये हो गया हमारा 70 अंश संगत कोण, इसलिए डी जी सी भी क्या हो गया? 70 अंश हो गया संगत कोण के अनुसार। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, कोण डी ई एफ हमें ज्ञात करना है, डी ई एफ हमें ज्ञात करना है। देखिए ये भी वैसे ही है, यहाँ पे जब आप गौर फरमाएंगे तो ये जो रेखा है बी सी और ये रेखा है ई एफ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बी सी और ई एफ को एक तिर्यक रेखा काट रही है जिसका नाम है डी ई, डी ई ये काट रही है। ठीक है, तो काटेगी तो ये जो कोण बनेगा ये वाला, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये संगत कोण हो जाएंगे। ऐसे ये देखिए एक ही रेखा पे है, ठीक है, आमने सामने के, ये रहा और ये रहा, ये दोनों बराबर, ये तो 70 अंश हमने ज्ञात कर लिया, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी तो 70 ही होगा संगत कोण के नियम के अनुसार। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ बी सी तथा ई एफ समांतर रेखाएं हैं, बी सी और ई एफ समांतर रेखाएं, एक को तिर्यक रेखा काट रही है डी ई, ठीक है, और इसको तिर्यक रेखा काट रही है डी, इसीलिए डी ई एफ 70 अंश संगत कोण के अनुसार, इसलिए डी ई एफ संगत कोण के अनुसार ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये आपका पूरा हुआ आंसर। अब इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 6 नंबर, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए क्या एल एम के समानांतर हैं, एल एम के समानांतर हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक, तो पहला हम देखते हैं, देखिए समानांतर कब होगा? यहाँ पे दो रेखाएं हैं, इसको तिर्यक रेखा है एम एम एन जो है काट रही है। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है अंतःकोण, इनका योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, ये आपस में इनका योग होता है अंतःकोण का 180 अंश, हमने कई दफ़ा देखा। ठीक है, अंतःकोण, तो पहला देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 126 प्लस 44, क्या ये 180 आ रहा है? 6 और 4 देखिए, 10 के शून्य हासिल 1, 12 4 16, एक हासिल 17, ये तो 170 आ गया। इसका मतलब ये समानांतर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं है। कारण में क्या देंगे? तो कारण में हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, समानांतर नहीं है, अंतःकोण 180 अंश प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो इसका आंसर ही आपका होगा नहीं। दूसरा देखिए क्या है, देखिए इसको भी हम देखते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए ये जो कोण है 75, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 75 होगा शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, ये बराबर, जैसे कि ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, यहाँ पे 75, तो यहाँ भी 75, इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी हमने माना 75 अंश, ऐसे 75 अंश। तो ये देखिए ये क्या बन गए? अंतःकोण बन गए। ठीक, तो ये दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे अगर 75 अंश प्लस 75 अंश कितना आ गए? 150। क्या ये 180 प्राप्त हुआ? नहीं। ठीक है, क्योंकि यही बात हम लिखेंगे, अंतःकोण 180 प्राप्त नहीं हुआ। हम लिखेंगे अंतःकोण 180 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये समानांतर नहीं है। आपका आंसर होगा नहीं। क्लियर हुआ? देखिए अब तीसरा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 57 है, इसका मतलब ये भी 57 होगा शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। इसको हम मान लेते हैं टी बराबर 57। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया 57। ठीक है, और इनका अंतःकोण कितना आता है? 123 और 57, अगर अंतःकोण 180 आ जाए इसका मतलब दोनों समांतर होंगे। जैसे हमने इसको देखा, सेम तो है, ये वाला अंतःकोण है, 180 नहीं आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा था। अगर इनका योग 180 आ जाए इसका मतलब ये समांतर होगा। क्लियर हुआ? और ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण हुआ आमने सामने का, 57 है तो ये भी 57 होगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 57 प्लस 123, क्या ये 180 आ रहा है कि नहीं? 7 और 3 10 के शून्य हासिल 1, ठीक, 12 5 17, एक हासिल 18, 180, ये तो आ गया। तो हम लिखेंगे अतः ये समांतर है। ठीक है, हमारा आंसर होगा ये समांतर है। इसके बाद देखिए आखिरी समझिए चौथा,
ये रहा 72, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये भी कितना होगा 72 ही होगा 72। अगर ये अंतः कोण हो गए, अगर इनका योग 180 आ जाए, इसका मतलब दोनों समांतर हो जाएंगे। तो आइए जोड़ते हैं, इसको हम मान लेते हैं डी हमने मान लिया 72, ठीक है। तो देखिए अंतःकोण हम जोड़ते हैं 72 + 98 कितना आता है 8 और 2 10 के शून्य, हासिल 1, 9 और 7 कितने होते हैं, ये होते हैं 16, 1 हासिल 17, 170। देखिए इनका योग 180 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ L तथा M समांतर नहीं है, ठीक है। तो आपको सब में यही बात लिखना है, यहाँ पर भी यही बात लिखना है, L और M समांतर नहीं है, ये नहीं हुआ। यहाँ पर भी L और M समांतर नहीं है, यहाँ पर देखिए हुआ था, दोनों का योग कर दें, हमने 180 प्राप्त कर लिया। तो L और M समांतर है, यहाँ पर भी L और M समांतर नहीं है। इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।